डियर फ्रेंड, लेबर कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ये चौथा वीडियो है। मैं डॉक्टर एम.एस. पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर भिलाई। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ वेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ। पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि लेबर कास्ट क्या होता है। लेबर कास्ट जो आपके यहाँ लोग काम करते हैं उसको जो भी पेमेंट आप करते हैं वो टोटल लेबर कास्ट होता है। तो लेबर को जब आप पेमेंट करते हैं तो उसका कोई एक बेस होता है, कोई एक सिस्टम होता है, कोई एक आधार होता है, और वो आधार, जिस आधार पर आप उसको वेजेस पेमेंट करते हैं, वो मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ कहलाती हैं। पहले से तय होता है कि कौन सा श्रमिक किस बेस पे काम करेगा। इसमें कई पद्धतियां हैं, बेस कई हैं। पहला इसका जो बेस है टाइम बेस, यानी समय को आधार मानकर मजदूरी भुगतान किया जाता है। टाइम रेट सिस्टम, इसके अंतर्गत एक स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम है और एक डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे सीधी समय दर पद्धति या स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ये क्या है? नाम से स्पष्ट है, सीधा है ये। इसके अंतर्गत टाइम आपके मजदूरी भुगतान का आधार होगा, और ये टाइम हो सकता है 1 घंटे का, यानी 1 घंटे में कितनी मजदूरी मिलेगी उसको। ये टाइम हो सकता है प्रति सप्ताह का, यानी 1 सप्ताह काम करेगा तो उसको कितनी मजदूरी मिलेगी। ये टाइम हो सकता है 1 माह का, यानी 1 माह काम करेगा तो प्रति माह उसकी मजदूरी कितनी होगी। या और कोई पाक्षिक समय भी हो सकता है, 15 दिन काम करेगा तो कितनी मजदूरी मिलेगी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर घंटे में काम लेते हैं तो 1 घंटे की मजदूरी रहेगी। जितने घंटा काम करेगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको उतनी मजदूरी आप देंगे। सप्ताह के हिसाब से रहेगा तो 1 सप्ताह की मजदूरी समय के हिसाब से तय कर देंगे। अगर 1 सप्ताह काम किया, 2 सप्ताह काम किया, 5 सप्ताह काम किया, प्रति सप्ताह के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने सप्ताह की उसकी टोटल मजदूरी मिल जाएगी। वैसे ही महीने का है, पर मंथ आपका तय रहेगा। जितने महीना काम करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उसकी उतने महीने की मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। इसमें एक आप विशेषता देख रहे हैं कि इसमें टाइम को बेस बनाया गया है। इसमें वो उस टाइम में कितना उत्पादन कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। टाइम जितना निर्धारित है वो टाइम उतना काम किया, उतने समय की मजदूरी उसको दे दी जाएगी। उसको कितना उत्पादन हुआ इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसका एक मुख्य लाभ इस पद्धति का ये है कि इसमें श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन रहता है। न्यूनतम पारिश्रमिक का उनको आश्वासन रहता है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्य जो डिमेरिट्स है या हानि है वो आप ही कह सकते हैं कि इसमें कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। जो एफिशिएंट लेबर हैं उनको इसमें प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो चलिए, ये हो गया आपका टाइम बेस वेजेस सिस्टम के अंतर्गत स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। उसके बाद दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम या भेदात्मक समय दर पद्धति। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम या भेदात्मक समय दर पद्धति का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कर्मचारी के या श्रमिक के इफ़िशियंसी को ध्यान में रखकर उसके मजदूरी का निर्धारण होता है। मैं फिर से बोलूँगा, इस पद्धति में श्रमिक के या कर्मचारी के कार्यक्षमता के आधार पर उसको ऊंची दर या नीची दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा या किया जाता है।
स्ट्रेट मेथड, टाइम रेट मेथड में आपने देखा कि ऊंची नीची दर नहीं होती थी, जो प्रति घंटा, प्रति सप्ताह, प्रति माह तय है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट होता था। लेकिन डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में या भेदात्मक समय दर में कर्मचारी के दक्षता या कार्यक्षमता या उसके इफ़िशियंसी का मूल्यांकन होता है, उसको देखा जाता है, उसकी गणना की जाती है और उसके आधार पर अगर वो दक्ष है तो ज़्यादा दर से मजदूरी मिलेगी और दक्ष नहीं है तो कम दर से मजदूरी दी जाएगी। तो अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि उसकी दक्षता का निर्धारण कैसे हो। तो दक्षता के निर्धारण के लिए आपको सबसे पहले क्या तय करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड या पैमाना या प्रमाप तय करना पड़ेगा। और ये प्रमाप किस बेस पर तय करेंगे, चूँकि टाइम बेस हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो उसका पैमाना तय होगा वो क्या होगा, समय होगा। यानी इतने समय में उसको कितना काम करना चाहिए वो पहले से तय रहता है। उसको मान लीजिए 10 घंटे, या जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 40 घंटे का आपने एक स्टैंडर्ड तय किया और उस 40 मैंने कोई एक काम है, कोई एक जॉब है, उस काम को करने के लिए आपने पैमाना कितना तय किया, 40 घंटा। यहाँ पर पैमाने का आधार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैमाने का आधार क्या है, चूँकि टाइम बेस्ड सिस्टम है इसलिए किसी भी काम को करने का एक पैमाना आपने समय में तय किया है। वो समय कितना है, 40 घंटे। किसी एक काम को करने के लिए आपने 40 घंटा का पैमाना तय किया। अब हो सकता है श्रमिक उस काम को ठीक 40 घंटे में पूरा कर ले, हो सकता है श्रमिक उस काम को 40 से ज़्यादा घंटा लगाए, 48 घंटा लगाए, हो सकता है श्रमिक उस 40 घंटे के जो तय काम है उसको 36 घंटे में कर दे, यानी पहले ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर 3 दशाएं होंगी, 40 घंटे में काम ख़त्म कर सकता है, 40 से अधिक यानी इस उदाहरण में 48 घंटे में काम ख़त्म कर सकता है, और 40 से पहले यानी वो इस उदाहरण में 36 घंटे में काम ख़त्म कर सकता है। और इसी आधार पर उसकी दक्षता का निर्धारण होगा। जो प्रमाप समय तय है, अगर उससे वो ज़्यादा समय लेता है तो वो दक्ष नहीं है। जैसे 40 घंटा किसी काम को करने के लिए आपने प्रमाप तय कर दिया और वो उससे ज़्यादा यानी 48 घंटा ले रहा है तो वो कर्मचारी दक्ष नहीं है, सुस्त है वो। और अगर वो 40 घंटा समय प्रमाप तय है और उससे पहले ख़त्म कर ले रहा है तो वो दक्ष है, इफिशियंट है, 100% से ऊपर उसकी इफिशियंसी है। और 48 घंटे में काम करता है तो दक्ष नहीं है, 100% से उसकी इफिशियंसी कम है। और यही इफिशियंसी उसकी तय होती है कि वो 100% इफिशियंसी में काम कर रहा है, कि 100 से ज़्यादा इफिशियंसी में काम कर रहा है, कि 100% से कम इफिशियंसी में काम करता है। तो वो दक्षता हम लोग निकालेंगे, ये आगे अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस उदाहरण में उसका वेजेस रेट तय है 20 रुपये प्रति घंटा, यानी सामान्य उसका मजदूरी का दर कितना निर्धारित है, 20 रुपये। तो डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में कर्मचारी की हम दक्षता निकालेंगे और उसके आधार पर कम या ज़्यादा दर से उसको मजदूरी का भुगतान करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि उसका दक्षता का निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि दक्षता का निर्धारण होगा उसी आधार पर उसकी पारिश्रमिक तय होगी। मान लीजिए 40 घंटे के काम को वो 36 घंटे में करता है तो वो कितना समय बचा रहा है, 4 घंटे। टाइम सेव्ड 4 आवर्स और स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स इंटू 100, यानी 40 घंटे काम में वो 4 घंटे बचा रहा है। टाइम सेव्ड हुआ उसका 4 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम है 40 इंटू 100 तो कितना आ गया, 10%। तो उसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 100 + 10, यानी वो दक्ष कर्मचारी है और कितनी दक्षता से काम कर रहा है, 110%। ठीक है। अगर 40 घंटे के काम को 36 घंटे में कर रहा है तो 4 घंटे वो बचा रहा है, तो टाइम सेव्ड हो गया 4 आवर, स्टैंडर्ड टाइम हो गया 40 आवर्स इंटू 100 यानी 10%, और उसकी इफिशियंसी होगी 100 + 10 यानी
110% एफिशिएंट है वो कर्मचारी। दूसरा उदाहरण में देखते हैं कि 40 घंटे के काम को वो 48 घंटे में कर रहा है। कितना ज़्यादा समय ले रहा है? एक्स्ट्रा टाइम 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 40 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? 20। तो उसकी इफिशियंसी क्या है? 100 माइनस 20। यहाँ पर 100 प्लस था क्योंकि उस समय बचा रहा था, यहाँ पर ज़्यादा समय ले रहा है तो 100 माइनस 20, तो कितना परसेंट उसकी दक्षता है? 100 से कम यानी 80%। अब इतने उदाहरण से आप ये समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत पहले दक्षता से उसको पेमेंट किया जाएगा, उसकी दर निर्धारित होगी। इसके लिए आप एक समय का पैमाना, किसी काम को करने के लिए समय का पैमाना तय करेंगे, वो आपने कर लिया। फिर एक्चुअल टाइम वो कितना ले रहा है वो आप देखेंगे। एक्चुअल टाइम पैमाने समय से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और उसी आधार पर उसकी आप दक्षता का इस हिसाब से निर्धारण करेंगे जैसे हम लोग अभी चर्चा किए। अब उसी दक्षता को आप ये देखेंगे कि वो कौन से रेंज में आ रहा है। इसके लिए एक पहले से प्रोग्रामिंग संस्था कर लेती है, वो एक खाका बना लेती है कि इतना परसेंट अगर उसकी इफिशियंसी होगी तो उसको इस हिसाब से या इतने परसेंट मजदूरी दी जाएगी। ये पहले से खाका पहले से संस्था तय कर लेती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, दक्षता का मापदंड और मजदूरी दर। मान लीजिए कोई कर्मचारी 80% क्षमता तक काम करता है तो उसको सामान्य दर से मजदूरी दी जाएगी। यानी यहाँ पर सामान्य मजदूरी की दर कितनी निर्धारित है? इस एग्जाम्पल में 20 रुपये। तो उसको प्रति घंटा कितनी मजदूरी दी जाएगी? 20 रुपये की दर से दी जाएगी, सामान्य दर। अगर कोई कर्मचारी 81 से 90% क्षमता पे काम करता है तो उसको कितनी मजदूरी दी जाएगी? सामान्य से 10% ज़्यादा। यानी यहाँ पर 1 घंटे की मजदूरी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए सामान्य मजदूरी 20 रुपये है तो 20 रुपये का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रुपये, यानी 20 धन 2, 22 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। अगर 91 से 100% क्षमता पर वो काम करता है तो सामान्य से 20% ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी। तो सामान्य मजदूरी कितनी है? 20 रुपये प्रति घंटा। 20% कितना हो जाएगा? 4 रुपये। तो 20 धन 4, उसको प्रति घंटा 24 रुपये की दर से मजदूरी दी जाएगी। जितने घंटे काम करेगा इंटू आप कर देंगे 24। 100% से 120%, 100% से लेकर 120% तक क्षमता से काम करता है तो यानी 101% से 120% तक 100 रहेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो उसको सामान्य से कितनी ज़्यादा मजदूरी देंगे? 40%। तो जैसे सामान्य मजदूरी कितनी है प्रति घंटा? 20 रुपये। 40% कितना हो जाएगा? 8 रुपये। तो 20 धन 8, प्रति घंटे मजदूरी उसकी कितनी हो जाएगी? 28 रुपये। और जितने घंटे काम किया है आप 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी टोटल मजदूरी आ जाएगी। जैसे ये जो एग्जाम्पल आपने लिया है 110% और 80%, उसमें हम लोग मजदूरी निकाल के देखते हैं। 110% क्षमता पर मजदूरी कितनी हो जाएगी? 110% में देखिए वो कहाँ बैठ रहा है? ये वाले में बैठ रहा है, 101 से लेकर 120 तक में। तो यहाँ पर उसको कितनी मजदूरी मिल रही है? सामान्य से 40% ज़्यादा। तो 20 का सामान्य से 40% ज़्यादा यानी 140% मजदूरी देंगे। तो 20 का 140% कितना हो जाएगा? 28 रुपये। और कितने घंटे काम कर रहा है वो? 36 घंटे। 28 रुपये के हिसाब से कितनी मजदूरी मिल जाएगी? 1008 रुपये। 28 रुपये पर आवर और 36 घंटे का टोटल मजदूरी 1008 रुपये। मान लीजिए वो 80% दक्षता पे काम करता है, जिसमें कहाँ बैठ रहा है वो? 80% तक काम करने पर उसको सामान्य रेट से मजदूरी दी जाएगी। सामान्य रेट क्या है? 20 रुपये। तो सीधा सीधा वो कितने घंटे काम कर रहा है? 48 घंटे। और मजदूरी कितना है? सामान्य 20। कितनी मजदूरी मिलेगी उसको? 960 रुपये। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।